नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मैं हूं नेहा शुक्ला और इस चर्चा द ट्रूथ के इस अंक में हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया और यहां पर डेमोक्रेसी के डिक्लाइन की जो परिस्थिति नज़र आती है, खास करके नेपाल में जिस तरीके से ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि काफ़ी सोच विचार के बाद सुशीला कार्की को नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और अब सुशीला के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं, युवाओं की बहुत सारी अपेक्षाएं खड़ी हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल में चुनाव कराने का जो एक स्थिति है या फिर एक मांग है वो भी सामने खड़ी है। हमारे साथ फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट और साउथ एशिया को बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले एसोसिएट प्रोफेसर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के धनंजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं चर्चा द ट्रुथ के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए स्वागत कर लेते हैं उनका। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम में से किसी को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि नेपाल में कुछ इस तरह का हो जाएगा। हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट को देखा, लेकिन वहाँ पर शेख हसीना सरकार से बहुत लंबे समय से नाराज़गी, चुनाव में धांधली और फ्री स्पीच को जिस तरीके से कुचलने की वो लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे थे और हमने देखा कि किस तरीके से जो सशस्त्र बल है वो युवाओं के प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नेपाल में जो अचानक से हुआ और आनन फानन में ओली सरकार का तख्ता पलट होगा और लगभग सभी सरकारी संस्थाओं को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि ये जेनजी का आंदोलन होकर साथ ही साथ एक अराजक तत्वों का आंदोलन भी नजर आने लगा। धनंजय जी, सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि साउथ एशियन कंट्रीज में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बहुत ही दयनीय हालत में, दुर्दशा में नजर आने लगी है। धनंजय जी। जी, साउथ एशियन कंट्री में देखिए, ऐसा कुछ भी मतलब अनोखा नहीं हो रहा है। ये थोड़ा समझ लोगों को नहीं आ रही थी जी। अब कुछ ऑब्वियसली दिख रही है चीजें, तो लोग ये चर्चा शुरू कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से एक बात कह रहे थे कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे यंग रीजन्स में एक है। अब यहाँ पे यूथ आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है, साउथ एशिया के अंदर यंग पॉपुलेशन है। और जब आप नौजवान होते हैं तो आपकी कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती है, उम्मीदें होती है। सो साउथ एशिया के यूथ के लिए दो मेजर रेलिवेंस है चीजों का। एक है कि बेहतर एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन, और दूसरा है कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के बाद। ये दोनों चीजें तमाम सरकारें किसी न किसी तरीके से साउथ एशिया के, आप जिन जिन देशों में देखें, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बाद में वो बांग्लादेश हो, या फिर अभी नेपाल हो जी। श्रीलंका के अंदर महंगाई के जो इन्फ्लेशन के जो रेट थे वो 600% से ज्यादा हो रहे थे। लोग अपनी दिनचर्या के सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे, मेडिसिन वगैरह तो भूल ही जाए जी। बांग्लादेश के अंदर भी ये पूरा चीज कोटा को लेकर के शुरू हुआ, जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर के। और वहां पे युवाओं को लगा कि जो जॉब्स में रिजर्वेशन की बात शेख हसीना कर रही है, उससे उनके जो भविष्य है वो थोड़ा अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि उनको लगा कि जो शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं उनके ही बच्चों को ये जॉब्स मिलेंगी। अब रही ओली सरकार की बात, तो नेपाल के अंदर देखिए हिंसक राजनीतिक आंदोलन का इतिहास रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रचंड जो इतने बड़े नेपाल के नेता हैं वो खुद एक माओवादी पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को के वो का नेतृत्व कर चुके हैं। माओवादी वहां पर एक सिविल वॉर पूरा चली है। उसके पहले भी चाहे वो पंचायती राज के समय रहा हो, चाहे वो किंग ज्ञानेंद्र के समय में रहा हो, बहुत एक्टिव पॉलिटिकल वायलेंट मोबिलाइजेशंस नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं जी। नेपाल में जब राजशाही गई तो युवाओं को लगा, नेपाल की जनता को लगा कि प्रजातंत्र के आने से, हमारी चुनी हुई सरकार के आने से
हमारे जो राइट्स हैं वो फुलफिल होंगे, हमारी आकांक्षाएं फुलफिल होंगी। जी। अब नेपाल में पिछले तकरीबन 12-13 सालों से वो 3 पार्टी के नेता हैं जो प्रधानमंत्री अदल बदल करके बनते रहते हैं। कोई अपनी सरकार पूरे 5 साल नहीं चला पा रहा है। कभी वो उसको लाते हैं, कभी उसके साथ अलायंस हो जाता है, कभी उसके साथ अलायंस हो जाता है। जी। ओली ने एक और चीज कर रखी थी कि जब भी वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फंसते थे तो एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू कर देते थे। बॉर्डर्स पे ये हो रहा है, भारत के साथ हमारा ये है। तो जो जनता की मूल जो आवश्यकताएं थी नेपाल के अंदर, तकरीबन 15 से 24 साल के बीच में जो संख्या है युवाओं की वो काफी ज्यादा है। जी। उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर 20 से 22% है। 50% नेपाल के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब वो काम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है काम करने की। जी। तकरीबन 40 लाख नेपाली, अगर आप लीगल इलीगल बहुत सारे डेटा देखें, वो विदेशों में पड़े हुए हैं। जी। तो अपने देश को छोड़ करके जाने को मजबूर है। कुछ तो चलिए अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए चले गए, पर अधिकांश लोग क्योंकि देश में काम नहीं है इस कारण वो बाहर जा रहे हैं। और काफी सारे जिसे कहते हैं रिस्क वाली जॉब्स में भी है। जी। तो ये तमाम चीजें बहुत दिनों से नेपाल के अंदर चल रही थी, सोशल मीडिया में चल रही थी और लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे सोशल मीडिया पे। जी। अब ओली ने इन तमाम चीजों के बीच में वहां पर सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। जब उन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, उसका वो भले ही कुछ और अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हो, लेकिन लोगों को ये लगा कि इस बैन के तहत वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कुछ ना बोले। वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया और नौजवान सारे सड़क पर आ गए। जी। और सड़क पे आने के बाद भी उन्होंने थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी दिखाई और गोलियां मतलब बहुत वायलेंट तरीके से क्रश करने का शुरू किया, और उसका वो रिएक्शन आपने रोडों पर जो देखा वो वही था। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही दिखता है धनंजय जी, जब युवा जो है और छात्र जो है बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे थे, फिर बांग्लादेश में भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है सशस्त्र बलों ने उन पर गोलियां चलाई थी, मौतें हुई थी। उसके बाद जो है प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो गया था और फिर शेख हसीना को जो है देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसा ही कुछ ये एक दोहराव जैसा लग रहा है और ये 1 साल हुए हैं बांग्लादेश के तख्ता पलट को। क्या आप किसी पैटर्न को आप देखते हैं कि साउथ एशिया में किसी तरह की ताकतें तख्ता पलट या फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करती हुई नजर आती हैं? देखिए, मतलब बांग्लादेश का संदर्भ में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हो भी सकती हैं। नेपाल के संदर्भ में भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि कुछ फोर्सेस शायद किसी तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रही हो या इंकरेज कर रही हो। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल कहीं बाहर है। तो अगर किसी को अपने इंटरेस्ट पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रिगर कर सकता है। लेकिन देखिए, ट्रिगर आप तभी कर पाएंगे जब ये भावनाएं वहां पे एग्जिस्ट करती हो। अब अगर युवाओं को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, ये तमाम वीडियोस का कोई अर्थ नहीं है, जो नेपो किड्स लेकर के पूरी चर्चा नेपाल के अंदर शुरू हुई। अगर उनको ये लगता कि भाई नहीं ठीक है, हमारी जो सरकारें हैं वो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उम्मीदें हैं, पूरा नहीं कर रही है, लेकिन उस पर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रही है। पर ये वहां के युवाओं को ये विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि भ्रष्टाचार बहुत है, तो बाहरी शक्तियां शामिल हो सकती है, उनके अपने मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन जब तक देश की सरकारें रिस्पॉन्स उनके और सेंसिटिव नहीं होगी तो उनको मौका मिलेगा। और इतना बड़ा आंदोलन जो जन आंदोलन है वो मात्र विदेशी शक्तियों के जरिए ही हो जाए, ये संभव नहीं है।
बिल्कुल, काफ़ी आधार मिला उसको अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए, काफ़ी बल्कि कहे कि उस चिंगारी को भड़काने के लिए काफ़ी ईंधन उनको मिला। अगर ऐसा कोई है जिसे आप कह रहे हैं कि रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि विदेशी ताकतें और उनकी जो मौजूदगी है, उपस्थिति है, वो किसी न किसी गतिविधि के जरिए सामने आ जाती है। एक ब्रेक लूंगी मैं धनंजय जी इसी के साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चर्चा द ट्रुथ में दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए, जस्ट टीवी के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, लगातार बने हुए हैं चर्चा द ट्रूथ के मंच पर। धनंजय जी, आपने कहा कि नेपाल का तो एक इतिहास रहा है, यहाँ पर हिंसक आंदोलन हमने देखा है, बल्कि राजशाही से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो संघर्ष था वो भी कम हिंसक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद क्या नेपाल लोकतंत्र की स्थापना में, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की कोशिश के इस सफ़र में, क्या हिंसा का जो इतिहास है वो बार बार दोहरा रहा है और वो नेपाल को एक कैसे देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है? मैं थोड़ा सा जेनजी और यहाँ पर, क्योंकि सरकारी संस्थानों के खिलाफ जो गुस्सा दिखा है, देश की सुप्रीम कोर्ट को आग लगाना समझ नहीं आता। अगर ओली सरकार से नाराज़गी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया, पुलिस थाने को जलाया गया और साथ साथ स्कूलों को जलाया गया। स्कूलों को जलाने के पीछे अगर ये जनजी आंदोलन के बीच इसका हिस्सा रहे कुछ युवाओं का हाथ है या फिर किस तरह के तत्वों का हाथ है, थोड़ा सा अगर आप कुछ इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, आंदोलन तो जनजी का ही है, हाँ जी, और है भी। मूर्तियां वही लोग थे सड़कों पर। लेकिन जब भी इतने बड़े लेवल पे आंदोलन होते हैं और इसके अंदर अगर आप देखिए तो मैं आपको बताऊं तो सोमवार को एक पत्रकार ने मुझे दिन में फोन किया कि नेपाल पे चर्चा करनी है। तो मैंने कहा वो उनका डोमेस्टिक मैटर है, उस पर ऐसा क्या खास है जो चर्चा के योग्य है। लेकिन शाम आते आते ये एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन गई। तो मतलब इतनी तेजी से चीजें वहां पर टर्न हुई और मेरे ख्याल से उसका जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो एक वायलेंट वे से इस पूरे आंदोलन को क्रश करने का था। नहीं तो प्रधानमंत्री ओली ऐसा नहीं है कि वो मतलब ना समझ नेता है, बिल्कुल काफी मैच्योर है। नेपाल की चौथी बार सत्ता संभाल रहे थे जी, काफी, हाँ जी, और नेपाल की राजनीति को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो उनको पता है कि क्या पॉइंट कब यूज करना है जी, और वो भी ये चीज नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा आंदोलन इस तरह से मोड़ ले लेगा। तो एक तो वो गुस्सा, जो अल्टीमेट गुस्सा ट्रिगर पॉइंट हुआ, वो लोगों को जो बेरहमी से नौजवानों पर इन्होंने गोलियां चलाई, पिटाई की उनकी, फिर वो शांत नहीं हुए जी। एक तो वो गुस्सा था जिसके तहत आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर या ये जो आगजनी वगैरह हुई। लेकिन जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं तो उसमें बहुत सारे उपद्रवी तत्व भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और वो वेस्टेड इंटरेस्ट को वो, अब देखिए, पूरा कंप्लीट लॉलेसनेस है। आज एक अच्छा संदेश नेपाल से ये है कि वहां पे एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था हो रही है जी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में तो नेपाल के अंदर लॉ तो नाम की कोई चीज थी नहीं। तो जिसका जो मन कर रहा था वो उस तरह से चीजें कर रहे थे। इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक और तबका नेपाल के अंदर है जो प्रजातंत्र से काफी दुखी है। वो राजशाही को चाहने वाले लोग हैं। उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं ये तमाम सारे आगजनी वगैरह के अंदर, वो और लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने में जी। तो जेनजी का जो आंदोलन था वो तो जेन्युइन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाए ये खासा संभव है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग उतरे हुए हैं। कोई लॉ एजेंसी नहीं है, किसी तरीके का रोक टोक नहीं है, और जेनजी के नाम पे कोई कुछ भी कर सकता था उस समय। तो कोई जेनजी का कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप तो ये थे नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है या ऑर्गेनाइज ग्रुप है। ये तो
एक कॉल के तहत उतरे हुए लोग हैं। बिल्कुल तो अब उनके नाम पे कोई कुछ भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो भी हुआ आगजनी वगैरह वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए। और जेनजी को भी, वो भी थोड़ा उत्तेजित होकर के उन्होंने भी जो किया वो थोड़ा खेदपूर्ण है। लेकिन आंदोलन तो एक उनका जेन्युइन आंदोलन था। जी, इस आंदोलन को जो है बदनाम नहीं करना चाहिए, इस हिंसा से अलग करके देखा जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जेनजी का आंदोलन, ये जो हिंसक तस्वीरें आई, ये जो विध्वंसक तस्वीरें आई, लगभग 50 बिलियन का जो नुकसान हुआ, उससे अलग करके देखा जाना चाहिए? देखिए, आंदोलन के तहत ही ये तमाम नुकसान हुए हैं। तो ये तो जब आंदोलन के बारे में, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, जब आंदोलन के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद, तो इसके हमें देखिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है। ठीक है। ये अंतरिम सरकार किस तरीके से कामकाज करेगी, अभी किसी को यही नहीं पता है कि नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्योंकि अगर तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ है ये नौजवान नेपाल के, तो चुनाव किस बात पे होगा, किस तरह के पार्लियामेंट सेटअप होंगे, किस तरह की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद्रोह तो ठीक है, आपकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपको लगा कि सरकार भ्रष्ट है, आपकी बातें सुन नहीं रही है, दैट वन कैन अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज द फ्यूचर पाथ, रोड में क्या है, मतलब वेयर आर यू हेडिंग, क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जेनजी, इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ, ये जो आंदोलन जिसे जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है, साउथ एशिया के लिए कह सकते हैं कि ये एक नए तरह का आंदोलन साउथ एशिया कॉन्टिनेंट से पूरी दुनिया ने देखा, और साउथ एशियन नेशंस के लिए भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ कि जेनजी आंदोलन, इसका मकसद क्या था? सिर्फ ओली सरकार गिराना या फिर नेपाल को कैसी व्यवस्था मुहैया कराना? इसका कोई रोड मैप, जैसे आपने खुद कहा कि वो रोड मैप नजर नहीं आता। फिलहाल के लिए सुशीला कार्की जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दी गई हैं, लेकिन सुशीला कार्की कैसे चुनाव कराएंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, कौन कौन से राजनीतिक दलों को इसमें जो है पार्टिसिपेट, इस चुनावी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में आने की अनुमति देंगे जेनजी के ये जो चेहरे हैं, क्योंकि नाराजगी तो उन्हीं से थी। तो ये कैसी व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था जो एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, स्थापित करनी पड़ेगी? धनंजय जी। देखिए, आप वही मैं कह रहा हूँ कि शायद उनको भी अभी कोई स्पष्टता इस पे नहीं है जी। और जब उनको नहीं है तो कोई और भी इसके बारे में, मतलब हम लोग अगर इस पे चर्चा भी कर ले तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो भी चीज निकलनी है वो वहाँ के जो नौजवान हैं और जिस तरीके का उन्होंने आंदोलन किया वहां से निकलेगी। एक बात जो अभी कुछ चर्चाओं में मैं जो नेपाल के एक्सपर्ट्स, खास करके कुछ जेनजी के जो एक्टिविस्ट है उसमें थे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एक उस चर्चा के दौरान मैंने सुना कि वो ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तौर पर हो। अब हालांकि मैंने उन चर्चाओं में ये प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन एक बड़ा गंभीर प्रश्न है नेपाल के संदर्भ में जी। कि नेपाल में जो डाइवर्सिटी है वो बड़ी अद्भुत है। नेपाल को हम एक ऐसे देश की तरह समझते हैं जहां पर बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं जी। अब अगर एक ही प्रधानमंत्री के ही चुनाव होंगे, अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में होता है कि भाई बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, फिर वो अपने नेता चुनते हैं, फिर अगर वो एक चुनी हुई मेजॉरिटी से कम है तो अलायंसेस बनते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जी। अब अगर सिर्फ नेता को ही चुनना है तो कैसी व्यवस्थाएं होगी, वो डाइवर्सिटी के इश्यूज को कैसे, क्योंकि नेपाल में डाइवर्सिटी को लेकर भी काफी टेंशन हुआ है वहां की राजनीति में। आज खास करके जब संविधान बन रहा था नेपाल का, तो वहां पे नए संविधान को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो ये तमाम प्रश्न मेरे ख्याल से काफी गंभीर प्रश्न है, जिसका उत्तर मुझे तो अभी तक किसी भी जो जेनजी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके तरफ से कुछ मुझे खास या कुछ साफ तौर पर दिखा नहीं। तो मेरे ख्याल से
मतलब मैं तो नेपाल के जितना मैं अपनी समझ से कह सकता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें डाइवर्सिटी के क्वेश्चन को भी एड्रेस करना पड़ेगा, हम्म। जिसमें जो हिल और प्लेन्स के जो इश्यूज है, क्योंकि बिल्कुल। हिली रीजन्स के अपने इश्यूज है, प्लेन्स के अपने इश्यूज है, जी। ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, तो वो तमाम चीजें भी एड्रेस करनी पड़ेंगी। अन्यथा जो भी व्यवस्था होगी वो बहुत लॉन्ग लिव व्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात नेता चुनने की आती है तो फिर मैं समझूंगी। अभी एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो सुशीला कार्की का चयन तो एक तत्काल समाधान के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है और जनरली चाहते थे कि सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि 2 दिनों तक काफ़ी चर्चा हुई है, ये आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं कहा जा सकता। तो ये चयन जेनजी लीडर्स का, ये चयन कैसा है इसको समझेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए। धनंजय जी, सुशीला कार्की का तो इन्होंने चयन किया है सर्वसम्मति से, बल्कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद उनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुआ है। कह सकते हैं कि जेनजी लीडर्स क्या चाहते हैं? जैसा आपने कहा कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री का चयन, ये अभी एक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ एक कह सकते हैं ये मांग है या फिर एक विचार है, लेकिन सुशीला कार्की को चुना गया है। इस चयन को आप कैसे देखते हैं? सुशीला कार्की एक क्रेडिबल फेस है नेपाल की, और मैं जनजी को इस फैसले के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव किया है जिसे कि नेपाल की न्याय प्रणाली का अच्छा खासा अनुभव है। जी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। जो दूसरी अहम बात सुशीला कार्की की तरफ से ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस रही नेपाल की। जी। तो उनकी खुद की प्रतिभाओं पर आपको किसी तरह की शंका नहीं है। वो एक प्रतिभाशाली महिला है। पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। वो जज नहीं, वो वहाँ की चीफ जस्टिस थी। उनका अनुभव काफी है, उनका राजनीतिक दलों के साथ डील करने का अनुभव है, न्याय प्रणाली के साथ डील करने का अनुभव है, पार्लियामेंट के साथ डील करने का अनुभव है। तो इस विचार से देखें तो एक अच्छा चयन माना जाता है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा चयन है जी। पर प्रश्न यही है कि इसके बाद का क्या होगा। चलिए, एक अच्छाई इसमें यह है कि जिस तरीके की दिशा विहीन तरह का चीजें चल रही थी, अब जज जी को कम से कम वापस लौट जाना चाहिए अपने घरों में, और कुछ उनके अपने लीडरशिप और सुशीला कार्की जी हैं और भी जो लोग हैं, राष्ट्रपति भी हैं वहां पे, इन तमाम लोगों को मिलकर के आगे की स्थिति को तय करना चाहिए। जी। पर अभी सुशीला कार्की जी के ऊपर भी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोई साधारण समय नहीं है। ये असाधारण समय है नेपाल की राजनीति में। बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और देखिए गुस्सा भी बहुत है। तो इन तमाम सारी स्थिति को कैसे वो टैकल करती है, ये एक देखने वाली चीज होगी। जी। धनंजय जी, बहुत ही एक दिलचस्प सा फैक्ट ये है कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ तो युवाओं ने प्रोफेसर यूनुस, मोहम्मद यूनुस को चुना, जो कि उम्रदराज हैं, और नेपाल में भी जेनजी ने सुशीला कार्की को चुना, जो कि उम्रदराज हैं, एक मैच्योर महिला आपने खुद कहा है। तो जेनजी के रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो वो एक मैच्योर फेस को चुनते हुए नजर आते हैं। तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लेनी चाहती हूँ। जी। देखिए, उस पे एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी की भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आपने आंदोलन किया, आपने सरकार तो हटा दी, लेकिन इतना समझ में आता है कि सरकार चलाने के लिए मात्र देखिए आपको ये सरकार चलाना कोई गली मोहल्ले का एक ग्रुप चलाने जैसा तो नहीं है। इसमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्म डिस्कशंस होनी पड़ती है। तो कोई ऐसा ही व्यक्ति चला सकता है
अब अगर मैं अपने कॉलेज डेज में चला जाऊं और सपोज मैं ग्रेजुएट करके निकला और मैं कहूं कि मैं भारत सरकार चला दूंगा पूरी, तो एक मतलब मजाकिया बात है। जी। सरकार चलाने के लिए मैच्योर ही लोग चाहिए, जिनको की अनुभव हो, जो ये प्रक्रिया जानते हो। और देखिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी का भी प्रश्न होता है ना, जी। कि भाई आपके पास क्या एक्सेप्टेबिलिटी है। मतलब सुशीला कार्की जी है, वो कम से कम एक मेजर पर्सनालिटी है, मेजर फिगर है नेपाल और नेपाल के बाहर। जी। मोहम्मद यूनुस भी सिर्फ वो बांग्लादेश तक उनकी पहचान नहीं है सीमित। जी। पहचान नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनकी पहचान है। तो एक क्रेडिबल फेस, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल फेस, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कुछ बातचीत कर सके, ऐसे फेस की आवश्यकता होती है। तो जो उनके चुनाव है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, जिस संदर्भ में लिए गए हो, जी। आज भले क्रिटिसिज्म हो रहा हो, लेकिन जब उन्होंने वो फैसला लिया तो एक तरह का मतलब सराहनीय। समझदारी वाला, जी। हाँ, समझदारी वाला ही फैसला, सराहनीय फैसला कह सकते हैं आप। ऐसे में मैं समझना चाहूँ कि जब राजनीति में फिर रिटायरमेंट की बात होने लगती है, बात हम डेमोक्रेसी को कैसे मजबूती दी जाए इसी पर कर रहे हैं संभवतः। तो जब राजनीति में रिटायरमेंट की बात होती है तो क्या इसे बेमानी माना जाए? जेनजी अगर हम देखें कि बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन अंततः एक परिपक्व चेहरे पर भरोसा जताया जाता है। तो फिर जब बात डेमोक्रेसी को मजबूती देने की होती है तो फिर रिटायरमेंट जैसे शब्दों का या फिर इस तरह के जो विचार आते हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी रखेंगे? देखिए, मतलब रिटायरमेंट का तो सबकी अपनी एक एज होती है, और डेफिनेटली हर प्रोफेशन में होनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है जितनी और सारे प्रोफेशंस पे होती है। जी। जी। क्योंकि उसके मेडिकल रीजंस हैं, उसके फिजिकल अपनी खुद की फिटनेस और तमाम और सारे कारण होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खासकर कि इन जन आंदोलनों के बाद या युवाओं के आंदोलनों में प्रॉब्लम वही है कि ये कोई ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं थे। मतलब बांग्लादेश में तो चलिए जमात उसके पीछे था, लेकिन जमात की कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं है, रीजनल एक्सेप्टेबिलिटी भी उतनी नहीं है साउथ एशिया में। नेपाल के अंदर तो ये बिल्कुल ही, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो मतलब कोई क्रेडिबल फेसेस, बाद में एक दो नाम आए भले उभर करके, लेकिन उस समय में तो कोई भी नाम नहीं था जिसपे आप बात कर सके। बलेन शाह की बात हो रही थी, वो भी अभी अपने 40s में ही है, सिर्फ काठमांडू के मेयर है। तो ये मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी एक प्रॉब्लम ये है कि भाई आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की के बाद की रूपरेखा क्या होगी वो उतनी समझ उनमें नहीं है। जी। पर कम से कम वो ये समझते जरूर है कि एक क्रेडिबल चेहरे चाहिए, एक एक्सपीरियंस लोग चाहिए। पर देखिए, बांग्लादेश में अभी चुनाव लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। तो बांग्लादेश में अगर चुनाव होगी तो एक नई राजनीतिक समीकरण आ जाएंगे, और मोहम्मद यूनुस जी का जो कार्यकाल है वो खत्म होगा उसके बाद। जी। लेकिन आवामी लीग को तो इस चुनाव में शामिल होने से या फिर पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है। तो ये भी कैसे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए क्या परिस्थितियां हैं जिसमें शेख हसीना की पार्टी ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी? देखिए, ये मेरा पर्सनल मत इस पे ये है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप चुनाव करा ही रहे हैं, देखिए शेख हसीना की पार्टी, अब चाहे जो भी हो, अगर वहां पे इतना बड़ा विरोध है तो शायद उनकी पार्टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो, खुद ही हार जाए वो। पर किसी राजनीतिक दल को रोकना चुनाव में, अगर कोई, देखिए राजनीतिक दल का कोई और एजेंडा हो या कोई बहुत एंटी नेशनल का एजेंडा हो, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन एक राजनीतिक दल को मात्र इसलिए क्योंकि आपके अपनी राजनीतिक फायदे या नुकसान के कारण अगर आप राजनीतिक दलों को रोकने लगेंगे चुनाव से, तो फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? मेरे ख्याल से चुनाव लड़ने की और चुनाव में शामिल होने की स्वतंत्रता तो तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को होनी चाहिए। वो चीज ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। अगर आप वो ही एलिमेंट हटा देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। धनंजय जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद एक और सवाल चर्चा द ट्रुथ में।
उसके ज़रिए धनंजय जी की जो टिप्पणी है दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी, सवाल महिला प्रतिनिधित्व का है। जब बात मैं साउथ एशिया के देशों के लिए देखती हूँ तो फिर राजनीति और महिला प्रतिनिधित्व, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सुशीला कार्की एक नया चेहरा इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। साउथ एशिया में लोकतंत्र कह सकते हैं कि बेशक दुर्दशा में दिख रहा है। बांग्लादेश हो, नेपाल में ऐसा हमने देख लिया, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, म्यांमार में देख रहे हैं। एक भारत एक्सेप्शन की तरह खड़ा हुआ है डेमोक्रेसी के रूप में। आप इसे कैसे देख रहे हैं, सुशीला कार्की का चयन? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वागत योग्य है जी। और साउथ एशिया की जो डेमोक्रेसी है उस पे काफी तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। आज वो समय नहीं है, लेकिन इसमें एक जो बड़ी गर्व की बात है, और वो किसी भी साउथ एशियन को गर्व होना चाहिए कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन, अब पार्लियामेंट में कितने रिप्रेजेंटेशन है वो एक क्वेश्चनेबल चीजें हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उन्होंने वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी था। अगर आप देखिए तो तालिबान के वापसी के पहले अफगानिस्तान के अंदर भी महिलाएं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का बांग्लादेश अफगानिस्तान के अंदर भी था। पाकिस्तान के अंदर भी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी जी। श्रीलंका के अंदर चंद्रिका कुमारतुंगे थी। अगर आप अगर आप नेपाल में भी देखिए तो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी हाई था, और अभी सुशीला कार्की जी इंटरिम सरकार को हेड कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी ये इतिहास रहा है जी। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी सराहनीय चीज है साउथ एशिया के। भारत में भी काफी महिलाएं राजनीति में काफी आगे रही हैं, और सबसे बोल्ड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में जो गिनी जाती है भारत में तो इंदिरा गांधी स्वयं है जी, जो देश की प्रधानमंत्री थी। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी सराहनीय चीज है साउथ एशिया की राजनीति में। हालांकि इससे भी एक थोड़ी और जो क्रिटिकल बात है कि पार्लियामेंट में कितने परसेंट महिलाएं चुनी के आती हैं, और उस संदर्भ में मामला थोड़ा क्रिटिकल है, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा साइड में रख के भी देखें तो ये पिक्चर जो बनती है वो थोड़ा गर्व की पिक्चर है, और इसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि भारत के लिए क्या जी, मेरे ख्याल से भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी इस सेंस में है, क्योंकि जब भारत में डेमोक्रेसी की बात हुई शुरुआत में आजादी के बाद, तो लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी यहाँ पे सरवाइव ही नहीं करेगी, क्योंकि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्सिटी बहुत है। भारत के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है, और इन कारणों से यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसा मॉडल सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, और बहुत ही जल्दी ये मॉडल खत्म हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू काफी पॉपुलर भी थे, वो चाहते तो अपने आप को डिक्टेटर भी घोषित कर सकते थे, और शायद ही उस समय कोई उनका विरोध करता जी। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स कराने की बात हो, अपोजिशंस को बहुत स्पेस दिया जी। चाहे वो मीडिया को हेल्प करने की बात हो, चाहे वो अपने यहाँ के जो जुडिशरी को एस्टेब्लिश करने की बात हो, तो मेरे ख्याल से कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और अगर छोटा सा पीरियड इमरजेंसी का छोड़ दिया जाए बीच में, जो डेफिनेटली भारत के डेमोक्रेसी में एक काले अध्याय की तरह है, लेकिन अदरवाइज आप देखिए तो डेमोक्रेसी यहाँ पर एक बड़ी सैक्रोसैंट तरीके से चलती रही है जी, जी। अपने उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिच वाले जो कैपिटलिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, पैसा बहुत अभी सब तमाम चीजें हैं, गरीब लोगों के क्षमता के बाहर है चुनाव लड़ना, ये तमाम इश्यूज हैं। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद भी डेमोक्रेटिक रूट्स काफी इंडिया के अंदर स्ट्रांग है, तो एस्पिरेशंस जो लोगों की है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती रहती। अब प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है,
लेकिन जो ये डेमोक्रेटिक रूट्स है वो स्ट्रांग होने की वजह से इस तरीके का, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बड़ा विस्फोट जैसा हम लोगों ने और साउथ एशियन कंट्रीज में देखा है वैसा भारत के अंदर संभव है। बिल्कुल। जब बात डेमोक्रेसी के मूल्यों की होती है, लोकतंत्र के मूल्यों की होती है, तो फिर फ्री स्पीच जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। जो हमने देखा बांग्लादेश में भी एक फ्री स्पीच को ही कोशिश की जा रही थी कुचलने के लिए। नेपाल में फ्री स्पीच पे किस तरह से सोशल मीडिया बैन लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की। भारत में भी फ्री स्पीच को हम देखते हैं किस तरीके से कोशिश किया जाता है, काफ़ी कंट्रोल तरीके से, फिल्टर तरीके से जो सरकार का पक्ष है वो रखा जाए। इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ कि जब बात साउथ एशियन और इंक्लूडिंग इंडिया डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ की आती है और फिर हम जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर जब हम डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को देखते हैं तो आप क्या फ़र्क पाते हैं? क्योंकि आरोप इधर के देशों पर यही लगता है कि डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को जो है कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है या फिर साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के आरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, और उसी तरह के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भी आरोप हैं। जी देखिए, अब अमेरिका के अंदर भी अभी आप प्रश्न करें तो क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, वहां पर भी वहां पे क्या जो फ्री स्पीचेस है उसको क्रश करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सारी चीजें वहां पे कर रखी जो लगातार आ रही है। यूनिवर्सिटीज तो वहां पर रिसर्च प्रभावित हो रहे हैं। ये अमेरिका की बातें हैं। जी जी। अगर आप देखिए तो जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है उस पर कितनी फ्री स्पीच कितने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अलाउड है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम प्रॉब्लम्स है। भारत में भी ऐसे तबके हैं जो इस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अपना जो ट्विटर है जिसको भी हम एक्स कहते हैं खोल के बैठे तो मुझे तमाम तरह के चीजें दिखती हैं। सरकार के सपोर्ट में भी दिखती है, सरकार के विरोध में भी हजारों चीजें दिखती है। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाता हो, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोर और लेस बोलने की स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है भारत में। या अब देखिए अभी जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी, वो भी खुल करके तमाम सरकार की तमाम चीजों पे अटैक करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा एक जो इशू है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक वॉइसेस को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो शायद सरकार का पक्ष रखते हो, लेकिन बहुत ऐसे ही पत्रकार हैं और काफी पॉपुलर हैं। अगर आप उनके सब्सक्राइबर्स को देखें, खास करके जो यूट्यूब वगैरह में है, पॉडकास्ट अभी कितने भारत के अंदर पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है जी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रेजेंस हैं। तो ऐसा नहीं है, वो तो उन पे कोई मैंने केस नहीं देखा। वो रोज मतलब हर शाम सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज एब्सोल्युटली मतलब सही है, कुछ इशू डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अपोजिशन में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी जी। मैं ये सवाल इसलिए आपसे समझना चाह रही हूँ और दर्शकों तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन ने इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस की बात कही है, फ़लस्तीन के लिए मानवीय मदद के लिए एक कमेटी के फॉर्मेशन की बात कही है। लेकिन साउथ एशिया में तमाम जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी तरफ से इस तरह के एक भी स्टेटमेंट, निंदा तो की जाती है। अभी कतर पर हमले की भी निंदा भारत की तरफ से की गई, लेकिन इस तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हुए या दर्शाते हुए स्टेटमेंट का अभाव दिखता है। धनंजय जी, देखिए साउथ एशिया के संदर्भ में बहुत और कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे फिलिस्तीन का प्रश्न है तो खास करके भारत के अंदर बहुत लोगों का ये मत है कि भारत को स्ट्रांगली फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना चाहिए और इंडिया ने वो एक बैलेंस किया है। कुछ अभी हाल फिलहाल में यूएन के अंदर रेजोल्यूशंस में शायद एब्सटेन भी किया है, लेकिन भारत ने खुल करके जाके इजराइल का समर्थन इस तमाम मुद्दों पे नहीं किया है। आप ये कह सकते हैं कि उतना खुल करके शायद विरोध भी नहीं किया है, लेकिन खुल करके कोई उनके एक्ट को जस्टिफाई किया हो ये कहीं से भी नहीं है।
जी ठीक है, क्योंकि अब समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, तो एक जाते जाते टिप्पणी नेपाल के भविष्य और नेपाल में लोकतंत्र की स्थिति पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी या फिर उम्मीद क्या रख रहे हैं? जी देखिए, उम्मीद एज अ वेल विशर ऑफ नेपाल यही उम्मीद है कि वहां पर जल्दी से एक स्टेबिलिटी लौटे और मंथन हो कि भाई किस तरीके से हमें देश को चलाना है, सार्थक मंथन हो और उससे कुछ सही चीजें निकले, ताकि ये जो लॉलेसनेस है, देखिए आज नेपाल भी एक टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी है जी। आज तमाम सारे जिस तरह से वहां पे होटल जलाए गए हैं, टूरिस्टों को जो परेशानी हुई है, एक बड़ा संचय लोगों के मन में आएगा नेपाल जाने के पहले। बिल्कुल, एक भारतीय महिला की मृत्यु हो गई, गाजियाबाद की रहने वाली थी। जी, तो उन तमाम चीजों से नेपाल को निकालना बहुत आवश्यक है। नेपाल के अंदर लॉलेसनेस को खत्म करना आवश्यक है। एक स्टेबल नेपाल, पीसफुल और प्रॉस्पेरस नेपाल सबकी आवश्यकता है, नेपाल की भी और नेपाल के पड़ोसियों की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ धनंजय जी आपका, आपने समय दिया। चर्चा द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से जुड़े आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो मानव के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, इसीलिए हर देश में डेमोक्रेसी की स्थापना जो है कहीं ना कहीं उसके विकास को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाती है। इसलिए आप इस स्थिति पर या फिर साउथ एशिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति पर क्या राय रखते हैं, हम तक लिख कर पहुँचा सकते हैं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।